Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विनय मिश्रा और आप देख रहे हैं अनअकैडमी पॉलिटेक्निक एग्जाम। तो आज हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री के टॉप 10 क्वेश्चन, यानी कि यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक, दिल्ली, एमपी, किसी भी स्टेट के पॉलिटेक्निक की आप प्रिपरेशन कर रहे हो 2023 के लिए, देन आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। क्योंकि आज मैं बताऊंगा केमिस्ट्री के ऐसे टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। मैं ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूं कि जो बार बार रिपीटेड है, यानी कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जरूर देखना अच्छे से, और महिला देखना और पूरा देखना। और हाँ, चैनल में पहली बार आओ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहले अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम है विनय मिश्रा और मैं यहाँ पर आपको पूरी फिजिक्स और पूरी केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। टीचिंग एक्सपीरियंस 4 साल से ज्यादा का है और पढ़ाने का स्टाइल पूरा कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों के सवाल मिलेंगे, तीनों के कॉन्सेप्ट सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। ठीक है, अपने बारे में बताऊं तो 4 साल से ज्यादा हो गया पढ़ाते हुए। अभी तक कई हजार बच्चों को सरकारी कॉलेज में पहुंचा चुके हैं हम लोग, यानी कि अभी तक हमारी पढ़ाई में कई सारे बच्चे इंजीनियर भी बन चुके हैं। ठीक है, यानी कि 4 साल से हम लोग लगातार पढ़ा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के। आज की जो वीडियो होगी केमिस्ट्री की होगी। और हाँ, आपको घबराना नहीं है कि हिंदी है कि इंग्लिश है। कुछ क्वेश्चन हमने हिंदी में भी लिखे हुए हैं और कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में। अब जो हिंदी में होगा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा और जो इंग्लिश में होगा उसको हिंदी में करूंगा। ठीक है, यानी पूरा पूरा मैं क्या करूंगा, बाइलिंगुअल पढ़ाने वाला हूँ। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे भी होंगे, यूपी बोर्ड वाले बच्चे, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। देन यहाँ पर हम दोनों प्रकार के बच्चों के लिए बाइलिंगुअल क्लास हम लेके आए हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, यानी जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस चीज पर आधारित है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस चीज पर आधारित है। पहले आप भी प्रयास करो और बताओ, देखो 10 में से कितने क्वेश्चन आप कर लेते हो। मेरे आंसर बताने से पहले आप एक बार वीडियो पॉज करके चाहो तो चेक कर सकते हो कि आपने क्या बताया। तो देखो, जहां पर सारे बच्चे लगभग क्या बताएंगे बच्चे, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक बताओगे। क्यों, मैं बताता हूं। परमाणु क्रमांक एकदम सही भी है, एकदम 100% सही भी है। तो क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। देखो, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको क्लासिफाई करने के लिए, उनको व्यवस्थित करने के लिए, ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना अपना क्या दिया था, मत दिया था, अपना अपना रूल दिया था। जैसे कि डोबरेनियर ट्रायड्स थे, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है, उसके बाद और भी एक जो पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल था। जितने लोगों ने एलिमेंट को क्लासिफाई करने का काम किया था, सब के सब क्या है, सब के सब एटॉमिक मास को के बेस पर एलिमेंट को रखा था। बट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न का मतलब पता है क्या होता है, आधुनिक आवर्त सारणी जो अभी के टाइम में हम लोग यूज करते हैं, उसमें जो उसको जो बेस बनाया गया ना, उसका बेस वो एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक बनाया गया है। लेकिन इसके पीछे हिस्ट्री में देखोगे ना, हिस्टोरिकल जितने भी क्लासिफिकेशन हुए, चाहे मेंडलीफ की हो, ठीक है, चाहे कोई भी हो, डोबरेनियर की हो या फिर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हो, जितने भी है ना, सब के सब एटॉमिक मास पर डिपेंडेंट थे। यानी कि उनका जो क्या बोलते हैं, जो बेस था ना, जो आधारित था वो किस पर था, एटॉमिक मास, परमाणु भार पर था। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया एटॉमिक नंबर के बेस पे। तो कई बार आप रिपीट हुआ, देखिए मैंने इसको बता दिया और डिटेल में बताऊंगा। ऐसा नहीं कि बस ए बी सी डी करके जाना, नहीं, आपको डिटेल मिलेगा। ये क्वेश्चन जो आपकी मतलब कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, आपके 9th 10th में भी पूछा जाता है। ठीक है, एसएससी, बैंक, रेलवे, हर जगह पूछा जाता है, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में, प्राइवेट एग्जाम में पूछा जाता है। और साथ के पॉलिटेक्निक में भी खूब पूछा जाता है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व, पीरियोडिक टेबल में सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन है। दूसरे सवाल का जवाब कौन बताएगा, बताते चलो मेरे साथ, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया बढ़िया, भले आपको छोटे क्वेश्चन लग रहे हो, बट ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और मैंने वही क्वेश्चन लिए जो बार बार रिपीट हुए आपके एग्जाम में। तो आप सीधे बता दो क्या, बहुत सारे बच्चे एकदम सही बता रहे हैं। क्या बताओ बाबू, फ्लोरीन बताओगे। उसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं आती, रटने वाली चीज रट लो, याद कर लो। ठीक है, और कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कमेंट करके बताना, देखते हैं कौन बताता है। तीसरा, हिंदी में आगे क्वेश्चन, निम्न में से मिश्र धातु, मिश्र धातु का मतलब होता है बेटा एलॉय। इनमें से कौन सा एलॉय है। पीतल को हम लोग ब्रास बोलते हैं, टीन को टीनी आपको पता है, ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी सब वही बोलते हैं, बट पीतल को ब्रास बोलते हैं, मैंने लिख दिया। तो आप बताओ जरा सा, मेरे को तीसरे सवाल का जवाब दो कि क्या हो जाएगा। निम्न में से मिश्र धातु, इनमें से एलॉय कौन सा है। तो एकदम सही बात है, कौन सा,
पीतल। अब समझो एलॉय क्या होता है। एलॉय क्या होता है बाबू? एलॉय किसी को पता है क्या होता है? बिल्कुल सर, होमोजीनस मिक्सचर होता है। होमोजीनस होमोजीनस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक मेटल्स का, या फिर इनमें से कोई नॉन मेटल भी हो सकता है, बस दोनों नॉन मेटल नहीं हो सकते हैं। बात समझ में आ गई आपको? यानी मेनली देखा जाए तो होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन मेटल्स, ठीक है, या फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल, तो क्या कहते हैं उसे? एलॉय बोलते हैं, ठीक है। और पीतल क्या है बाबू? एलॉय है। बाकी के सब क्या है? तत्व है। तो कौन सा ऑप्शन? सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पीतल किसका एलॉय है बाबू? ब्रास किसका एलॉय है सर? कॉपर और जिंक का एलॉय है। यानी कॉपर और जिंक मेटल को क्या किया गया? होमोजेनस मिक्सचर बनाया गया। इसे हम क्या बोल दिए बाबू? इसे हम लोग बोल दिए क्या? बोलो। हाँ, इसे ही हम लोग बोल दिए पीतल, यानी ब्रास। क्या है? एक एलॉय है। तो एलॉय समझ में आपको आगे होगी क्या होती है, बाकी इस पर डिटेल क्लास में। एल्युमिनियम का खनिज यानी अयस्क, यानी कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओर्स ऑफ एल्युमिनियम। ओर ऑफ एल्यूमिनियम, इंग्लिश में देख लो कितना अच्छा है, ओर ऑफ एल्यूमिनियम। इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ा रहा हूं ताकि किसी भी मीडियम के बच्चे को दिक्कत ना आ जाए। ओर ऑफ एल्यूमिनियम, इनमें से कौन सा ओर ऑफ एल्यूमिनियम है? ठीक है, जिससे कि हम मेटल को निकालते हैं उसे ओर बोलते हैं ना। अब देखो, धरती से जो मेटल निकलता है, ऐसा नहीं कि हमारे घर में ताला है तो मेटल का ये ऐसा नहीं कि धरती से ताला निकल गया। ठीक है, हमारे यहाँ क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, मेटल्स की चीजें हैं, कढ़ाई है, कुकर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट क्या हुआ, वो कढ़ाई कुकर निकल गया धरती से, नहीं। पहले सबसे पहले क्या होता है, वो धरती को अर्थ कष्ट क्या निकलता है? ओर निकलता है। और ओर से इसी में से क्या, इसी में से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बहुत सारा प्रोसेस था मेटल को, धातु को निकालने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, तब उसका मैन्युफैक्चरिंग, तब मतलब बनता है वो, बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो वही ओर कहलाता है। समझ रहे हो ओर क्या होता है? इसलिए मैं पूरा डिटेल एनालिसिस करते चल रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत ना है, क्योंकि ऐसी क्लास आपको कहीं मिलेगी नहीं, बात ध्यान रखना। ठीक है, तो मेटल, मेटल जिससे निकाला जाता है ना, जिस मटेरियल से हम लोग ओर कहते हैं, बस इतना जानना है। एल्युमिनियम का ओर कौन सा है? बॉक्साइट है, क्रायोलाइट है, एल्यूनाइट है, कि तीनों है? बताओ। तो एकदम सही जा रहे हो बेटा, तीनों है ये। एल्युमिनियम के तीनों, लेकिन मेन ओर अगर आपसे पूछता है कि मेन ओर ऑफ एल्युमिनियम, तो आप बॉक्साइट लगाओ। लेकिन पूछा है कि एल्युमिनियम कोर कौन, तो बॉक्साइट भी है, बॉक्साइट भी है, क्रायोलाइट भी है, एल्यूनाइट भी है। तीनों के तीनों क्या है बाबू? एल्युमिनियम के ओर हैं। बस समझना है। बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? Al2O3 2H2। आप समझ में आ गई? क्रायोलाइट का फॉर्मूला Na3Al F6। ये किसका है बाबू? क्रायोलाइट का फॉर्मूला। आपसे क्रायोलाइट का फॉर्मूला ऐसे पूछे। एल्यूनाइट का फॉर्मूला क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 4Al OH का होल थ्राइस। ठीक है, यानी कुल मिला के आप देखोगे तो तीनों ऑप्शन, यानी कि तीनों क्या है, ये हमारे एल्युमिनियम के ओर हैं। और ये कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, सारे प्रीवियस क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, सही बात। और सारी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, और रिपीट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक मतलब बोलते हैं बेटा हिंदी में उभयधर्मी। इसमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, ये आपको बताना है। ठीक है, उभयधर्मी। अब सबसे पहले समझना पड़ेगा ना उभयधर्मी क्या होता है। देखो, अगर मैं आपको सिंपली यहाँ पे पूरा ट्रिक मेथड कंसेप्ट और ट्रिक बताता हूँ, पहले कंसेप्ट समझो, थ्योरी। देखो, जो मेटल जनरली अगर बात करें ना, तो जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, जो मेटल ऑक्साइड बनाता है, वो बेसिक ऑक्साइड होता है, समझने का प्रयास करना। और जो नॉन मेटल यानी अधातु, हिंदी इंग्लिश दोनों, हाँ मैं पूरा क्लियर देखते चलूंगा। नॉन मेटल यानी अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, वो जनरली एसिडिक होते हैं, समझने का प्रयास करना। लेकिन कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। क्लियर हो रही बातें? यानी कुछ ऐसे धातुएं होती है ना, देखो नॉर्मली मेटल क्या बेसिक ऑक्साइड बनाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जैसे जिंक और एल्युमिनियम, ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है। ये जो ऐसे दो धातुएं हैं ना, क्या करती हैं, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये एसिडिक भी बनाती है और बेसिक की तरह भी काम करती हैं। तो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। इस बात का बहुत अच्छे ध्यान रखने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं डायरेक्ट आपको नहीं बता रहा हूँ, पूरा पूरा रिपीटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ, और पूरा मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ आपको, पूरा डिटेल समझा रहा हूँ। समझना कितना फर्क है, बताओ।
हाँ, छठा क्वेश्चन बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर मैक्सिमम अंतराणुक बल। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? अंतराणुक बल। जो अब देखो किसमें ज्यादा होता है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने का प्रयास करूंगा। मान लो ये सॉलिड है और ये मान लो आपका लिक्विड है और ये मान लो गैस है। ये पेन हमारा क्या है? सॉलिड है, कोई डाउट नहीं, फिक्स टेम्परेचर प्रेशर पर। ठीक है, ऐसा नहीं इसको गला दिए मेल्ट कर लिया तो लिक्विड हो गया। ठीक है, अब उल्टा तो गैस में कन्वर्ट हो गया। देखो समझने का प्रयास कर, नॉर्मल टेम्परेचर पर बात करें हम, तो सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं ना बाबू, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर कोई भी मैटर बना होता है, जो सॉलिड मैटर होता है ना बाबू, इसमें जो पार्टिकल होते हैं बहुत ही नजदीक नजदीक टाइटली पैक्ड होते हैं। लेकिन लिक्विड में ये थोड़े से पार्टिकल क्या होते हैं? दूर दूर। गैस में बहुत ही दूर दूर होते हैं, समझ रहे हो? इसलिए सॉलिड क्या होता है? स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग भी होता है, सब कुछ होता है। ठीक है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, सब कुछ होता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? ये जो सॉलिड है ना, इसको सॉलिड में लिखता हूं, ये आपको लिक्विड में। एग्जांपल देके बताता रहा हूँ पूरा डायग्राम बना के। ये गैस है हमारा, तो सॉलिड में देखोगे आप ना, जो पार्टिकल है ना मैटर के, छोटे छोटे पार्टिकल्स, कोई भी देखो पेन है ना, ये छोटा पेन, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, और ये छोटे छोटे पार्टिकल होंगे बहुत ही नजदीक नजदीक होते हैं सॉलिड में। तभी तो इनके बीच में जो फोर्सेज होते हैं ना, जो क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब कि मॉलिक्यूल क्या हो, जिस फोर्स से बंधे हो, जो इनके अणु है ना, वो क्या होंगे? जिस फोर्स से बंधे हुए हैं, जो परमाणु है इस फोर्स से बंधे हुए हैं, समझ रहे हो? तो इनके बीच में, सॉलिड के बीच में क्या होता है? फोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं। देखो लिक्विड में थोड़ा इसकी अपेक्षा कम होता है, और गैस में सबसे कम होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। समझ में आ गई? तो यहाँ पे देखो गैप बहुत ही कम है इनमें, सॉलिड में बहुत ही गैप कम है और फोर्स ज्यादा है इनके बीच में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर मैक्सिमम इन, किसमें बताओगे? बिल्कुल द ठोसों में। हिंदी में क्या कहते हो बेटा? हिंदी में कहते हो ठोसों में। ठोसों में, ठोसों में क्या होता है बाबू? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज मैक्सिमम। यहां तक बात सबको समझ में आ गई होगी। अगर मान लो यही से क्वेश्चन घुमा लेता कि मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, तो क्या बताते? गैस में बताते, गैसेज में। बात समझ में आ गई? आ जाओ। अच्छा देखो ये क्वेश्चन घुमा देता हूं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किसमें मैक्सिमम है? अभी मैंने आपको देखो बताया ना कि ये सॉलिड है और ये आपका लिक्विड है, ये आपका गैस है, मान लेते हैं। शेप मान लो सबका एक ही, वैसे अलग अलग बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। सॉलिड में पता है कि पार्टिकल बहुत ही नजदीक नजदीक होते हैं, स्पेस बहुत कम होता है। लिक्विड में थोड़ा सा इससे दूरी दूरी पर होते हैं, और गैस में तो एकदम दूरी दूरी पे, एकदम दूरी बनाए रखते हैं, ये समझ रहे हो? तो सबसे ज्यादा स्पेस किस में होता है बाबू? तो ये गैस वाले में। किस में होता है बाबू? गैस में। क्योंकि आपने मैटर की अवस्था को पढ़ा होगा, पदार्थ की अवस्था को, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी, पढ़ा होगा ना? हाँ, नहीं पढ़ा तो पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो मैटर के 3 स्टेट में मेनली देखा जाए तो, ठीक है, फिजिकल आधार पे, हाँ, अधिवेश ऑफ फिजिकल, चल फिजिकल कंपोजिशन। तो क्या हो जाएगा बाबू? ये गैस वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। बस यही तो समझना है। अगर आप समझ जाते हो चीजों को तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। यहां तक बात सबको क्लियर हो गई। 8वां क्वेश्चन देखो, जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन है, जहाँ के बच्चे एकदम गलती करते ही करते हैं, एकदम गलती। कह रहे जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर क्या है बाबू? एलॉय है, एलिमेंट है, मिक्सचर है, कंपाउंड है? क्या है? एलॉय मतलब मिश्र धातु होता है, एलिमेंट मतलब तत्व होता है। मैं लिखते चलता हूँ थोड़ा सा। एलॉय मतलब क्या होता है बेटा? मिश्र धातु होता है। एलिमेंट का मतलब हिंदी में लिख दूंगा तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे सर हिंदी नहीं बताया। मिक्सचर मतलब मिश्रण, मिश्रण। कंपाउंड मतलब क्या होता है बेटा? यौगिक। एक बार फटाफट, कि जर्मन सिल्वर क्या है? तो जर्मन सिल्वर सर एलॉय है। क्या है बेटा? एलॉय है। मैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा कंसेप्ट बताने का प्रयास करूंगा। एलॉय आपने समझ लिया तो मैंने बताया था क्या होता है एलॉय। जर्मन सिल्वर एक क्या है? एलॉय है। किसका किसका एलॉय है, किसी को पता है? क्या क्या मिलकर बना होता है सर? कॉपर, जिंक और निकल। थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन कुछ और भी हो सकता है, बस मेनली ये होता है। बट मेनली ये होता है, कॉपर, जिंक और निकल का क्या होता है? एलॉय होता है। अब यहाँ पर कई बार पूछ देता है कि जर्मन सिल्वर एलॉय, तो बहुत सारा ऑप्शन देगा। एक ऑप्शन इसमें ये भी रहेगा, एक ऑप्शन में सिल्वर रहेगा, तो नाम केवल जर्मन सिल्वर है। बच्चों को परेशान करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिया सिल्वर, लेकिन सिल्वर इसमें होता नहीं। देखो सिल्वर कहीं दिख रहा है? एजी नहीं दिख रहा है ना? नहीं, एजी मतलब सिल्वर। अर्जेंटम नहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है। यानी क्या है? एलॉय, ये वाला ध्यान रखना।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किसका? कॉपर, जिंक और निकल का। एक बार नहीं कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बात समझ में सबको आ गई होगी जहां तक मुझे उम्मीद है। अगला क्वेश्चन, जहां पर लगभग लगभग बच्चे, तो मैं पोल करवाता हूँ ना कि इस प्रकार क्वेश्चन में, तो लगभग लगभग बच्चे गलती कर देते हैं। कह रहा हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी, यानी रेडियो सक्रियता की खोज किसने करी थी? रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी थी? ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बहुत सारे बच्चे गलत आंसर बताते हैं, बहुत सारे बच्चे, लेकिन यहाँ पर आंसर तो खैर बहुत ज्यादा वैरी नहीं किया गया है, वैरी बहुत ज्यादा हमने नहीं किया है कि बच्चे ज्यादा परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो आप बताने का प्रयास करो क्या हो जाएगा, कौन सा सही लग रहा है आपको। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और मेरे को लास्ट में 10 क्वेश्चन बाद बताना कि कमेंट करके हाँ कितना आपने सही किया 10 में से। ठीक है, फिर आंसर मिलाते टिक करते चलना। देखो यहाँ पर एकदम याद कर लो, रट लो, कसम खा लो कि आएगा डिस्कवरर ऑफ रेडियो एक्टिविटी, देन यू हैव टू से दैट यू हैव टू टोल्ड हेनरी बेकुरल। हेनरी बेकुरल याद रख लो। ठीक है, हेनरी बेकुरल। एकदम बी वाला ऑप्शन क्या करना है, ताल ठोक के लगा के आना है एग्जाम में, बी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर सा क्वेश्चन है। एटम, जो परमाणु होता है बाबू, जो परमाणु होता है वो क्या होता है? जो परमाणु होता है वो क्या होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है कि उदासीन होता है? मैं इंग्लिश हिंदी में लिखता हूँ। पॉजिटिव मतलब क्या होता है बाबू? धनात्मक। नेगेटिव मतलब ऋणात्मक, ऋणात्मक। न्यूट्रल मतलब बताओ क्या होता है? हाँ सर, उदासीन। एक बार फटाफट मेरे को बता दो कि क्या हो जाएगा, एटम क्या होते हैं, क्योंकि एक बार नहीं कई बार आपके एग्जाम में ये रिपीट हो चुके हैं। तो बता दो एटम क्या होते हैं बाबू। देखो, एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज होता है। समझो जरा सा, जैसे मान लो हमने सोडियम लिया, आपको पता है सोडियम एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर यानी परमाणु भार 23। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को देखोगे, नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, वो भी 11 ही है। और प्रोटॉन क्या होता है बाबू? पॉजिटिव चार्ज, 11 ही है यहाँ पे। तो क्या कट पीट कितना आ गया बताओ? ये माइनस और ये प्लस, कट पीट कितना आ जाएगा बाबू? 0 आ जाएगा। तो यानी कि क्या हम कह सकते हैं कि जो है हमारा ये न्यूट्रल है, उदासीन है। एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। एक बार नहीं कई बार आपके एग्जाम में रिपीट किया गया क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ आपकी क्लास आज बहुत ही मजा आया होगा, क्योंकि मैं सीधे ABCD आंसर नहीं बताऊँ, मैं पूरा डिटेल एनालिसिस करके, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझो, ऐसा नहीं कि रट लो कि हाँ ABCD रट लो, क्योंकि इस प्रकार से अगर दूसरा क्वेश्चन भी थोड़ा सा इधर उधर कर देता है ना, मिस मैच हो जाता है, या फिर मतलब कि चेंजिंग कर देता है, थोड़ा सा हेर फेर बदल कर देता है, तो आप कर ले जाओगे। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको वो करने का प्रयास किया। अब समरी आज का जान ही गया कि भाई केमिस्ट्री का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो बार बार क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है बाबू। जितने भी क्वेश्चन हमने रिपीटेड रिपीटेड क्वेश्चन हमने किए हैं, तो एक बार क्या करो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ वीडियो में कितना हेल्पफुल रहा, कितने क्वेश्चन आप कर पाए हो, क्योंकि अपने आप को इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है। सिर्फ पढ़ाई नहीं करना है, अपने आप को इवेल्युएट भी करना कि हाँ हम कितने पानी में हम कहाँ जा रहे हैं, सही डायरेक्शन है कि नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कितना आपने सही किया। और अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिजिक्स की भी बात होगी, मैथ्स की भी बात होगी, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड फ्यूचर। थैंक यू। Unacademy. Let's crack it.